Good morning, everyone. Am I audible? Good morning, sir. Okay. Yes, sir, you are audible. Okay. Thank you. Okay. So, welcome to today's class. I was not able to take classes last few days because I was not well. So, हम लोग का कुछ कुछ टॉपिक अभी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आपका बचा हुआ है। इनमें से जैसे कुछ कुछ ओके। सो हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। ये टॉपिक हमारा बचा हुआ है। और इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा बचा हुआ है, दैट इज लाइबिलिटी ऑफ स्टेट, है ना। तो लाइबिलिटी ऑफ स्टेट में ज्यादा देखना नहीं है, हमें थोड़ा बहुत कुछ केसेस देखने हैं, लाइक विद्यावती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, कस्तूरी लाल, नागेंद्र राव, और फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल टॉट्स के जो कॉन्सेप्ट है वो। ठीक है, बाकी टॉपिक हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कर चुके हैं। आप लोग का बराबर क्विज भी हो रहा है टेलीग्राम ग्रुप पे, बट लाइक आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं प्रॉपर, इसलिए वहां पे मार्क्स काफी लोग नहीं फेच कर पा रहे हैं। और जो ऑनलाइन अब मॉक अपलोडेड है, आई एम टेलिंग यू कि डोंट वेट कि हम मार्च 15 अप्रैल के बाद देंगे या मई में देंगे या लास्ट में इकट्ठे सारा मॉक देंगे। हम लोग हर वीक मॉक प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, आप लोग देते रहिए मॉक्स को, ताकि आप लोगों को पता चले ना कि आपका कितना पे आपका मार्क्स बन रहा है। अभी अभी के प्रिपरेशन पे आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। सोचिएगा कि इकट्ठा हम लास्ट में जाके देंगे तो फिर उससे कोई पर्पज सॉल्व नहीं होगा, है ना। आपको मॉक तो बहुत सारे मॉक मिल जाएंगे, आपको दुकान पे, आप शॉप पे भी जाइएगा, वहां से भी आप 10 मॉक उठा सकते हैं अलग बुक शॉप पे। तो मॉक्स तो आपको वैसे चाह रहे हैं कि लास्ट में आप देना चाहें तो आपको नंबर ऑफ मॉक्स आपको हर जगह मिल जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से। तो अभी से हम लोग जो हर वीक मॉक, जैसे सेकंड मॉक आपका कल परसों तक अपलोड हो जाएगा, मॉक्स देते रहिए ताकि आपको पता चल सके कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। नहीं तो ये बहुत ही जाके लास्ट में दिक्कत हो जाता है। फिर अगर आप 120 के अराउंड हैं तब समझ लीजिए कि आपका मार्क्स, अगर आप जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस बार जितना सीट है और जो पहले का जो ट्रेंड रहा है उस हिसाब से 120 तो आपको स्कोर करना ही करना होगा एटलीस्ट, लॉ पेपर में 150 में, है ना। तो इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। ओके, चलो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग का नेचुरल जस्टिस में ऑडियो अल्टरम पार्टम में कुछ कुछ केसेस बचा था, तो जो भी चीजें बच गया है उस पे हम लोग एक सेपरेट क्लास रखेंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में अपार्ट फ्रॉम ये सब जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारे केस लॉज हैं, उसको भी हम लोग एक क्लास में पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आपका कंपनी लॉ कंप्लीट हो गया है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कल आप लोगों का फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका इंडियन ट्रस्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप, ये 3 एक्ट जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि इन द मंथ ऑफ मार्च हम लोग इसको कंप्लीट कर ले, राइट। ओके, सो स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। अब देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का जो ये टॉपिक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। इस क्योंकि इससे अराइज आपको बहुत सारे और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वेंसबरी प्रिंसिपल है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, दिस टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का। अब इस टॉपिक के अंदर बेसिकली आपको पढ़ना क्या है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है, जहां पर जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव को लॉ बनाने का पावर मिला हुआ है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव लॉ बनाता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो एग्जीक्यूटिव जो लॉ बनाता है, इम्प्लीमेंट करता है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करती है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन पे डिपेंड करती है। और एडमिनिस्ट्रेशन जो हैंडल कर रहा है, जो भी एग्जीक्यूटिव ब्रांच आपका जो हैंडल कर रहा है, उसको डिस्क्रिशन देना भी मॉडर्न गवर्नमेंट में नेसेसरी है। क्योंकि अगर आप डिस्क्रिशन नहीं देंगे तो गवर्नमेंट फंक्शन कर ही नहीं पाएगी। क्योंकि वहां पर्टिकुलर सिचुएशन के अराइज होने पे ही कोई पावर अगर एक्सरसाइज करना है, तो ये कौन तय करेगा कि वैसा सिचुएशन अराइज हो गया है, तो वो एग्जीक्यूटिव
तय करेगा। तो इसी को हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, कि व्हेन डिस्क्रिशन हैज बीन कन्फर्ड अपॉन समवन टू अपॉन एग्जीक्यूटिव टू ईदर इम्प्लीमेंट द लॉ और टू मेक द लॉ इन ऑर्डर टू मीट एनी इमरजेंसी और एनी पर्टिकुलर सिचुएशन, तो उसी को हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन बोलते हैं। कि जब एग्जीक्यूटिव अपने डिस्क्रिशन पे, ठीक है, वो एक्सरसाइज करता है कि यहाँ पे ये लॉ इंप्लीमेंट होना चाहिए कि नहीं, यहाँ पे ये रूल्स बनना चाहिए कि नहीं, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन होता है। तो इस चैप्टर में आपको यही जानना है सबसे पहले कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन होता क्यों है भाई। और उसके बाद अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन अगर आप किसी को दे रहे हैं, तो हम लोगों ने एक स्टेटमेंट देखा ना लॉर्ड एक्टन का, ठीक है, लॉर्ड एक्टन का हम लोग देखे कि अगर आप पावर किसी को दे रहे हैं तो उस पर आप चेक भी करेंगे, नहीं तो पावर फिर क्या करेगा, करप्ट करेगा लोगों को। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप डिस्क्रिशन दे रहे हैं तो आप बहुत ही डिस्क्रिशनरी पावर अगर किसी को दे रहे हैं तो उसके ऊपर आप कंट्रोल भी लगाएंगे। तो वो कंट्रोल कैसे एक्सरसाइज होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन के ऊपर, वो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसको कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं डिफरेंट जूरिस्ट के, पहले हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे, क्या क्या डिफरेंट जूरिस्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन के बारे में बोला है, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन के बारे में बताया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले इसके मीनिंग पे आइए। इसका मीनिंग क्या हुआ, फ्रीडम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू चूज फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट वेरियस अल्टरनेटिव्स। ठीक है, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, उनमें से किसी एक को चूज करने का जो फ्रीडम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज का, ठीक है, उसी को आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का नाम देते हैं। कि आपके पास बहुत सारा अल्टरनेटिव है, ठीक है, आपके पास ए बी सी डी बहुत सारे अल्टरनेटिव है। अब आपको ये पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कौन सा अल्टरनेटिव चूज करना है, ये एग्जीक्यूटिव को पावर दिया गया है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है उनको पावर दिया गया है कि आप ऐसे सिचुएशन में या तो ये चूज करेंगे, ये चूज करेंगे, ये, बट जो भी आप चूज करेंगे तो उसके पीछे कुछ साउंड रीजन और लॉजिक लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से आर्बिट्ररी वे में, नहीं ये आपका फेवरेबल है क्योंकि ये जो है आपके अगर इसको आप चूज करते हैं तो आपके रिलेटिव्स को उससे कुछ मॉनेटरी बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है, या पर्सनल बेनिफिट मिल सकता है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप अपना डिस्क्रिशन भी 4 अल्टरनेटिव में चूज कर रहे हैं तो इट शुड बी बेस्ड अपॉन साउंड रीजनिंग, ठीक है, एंड नॉट अकॉर्डिंग टू पर्सनल विम्स एंड फैंसीज, राइट। पर्सनल विम्स और फैंसीज पे ये डिपेंड नहीं करेगा। जस्ट वेट ए सेकंड। हाँ, अभी हम क्लास ले रहे हैं। हाँ, एंड इट विल नॉट डिपेंड अपॉन पर्सनल विम्स एंड फैंसीज ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि आप डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कीजिए, आपको फुल पावर मिला हुआ है कि आप अपने डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज कीजिए, बट आप कैसे एक्सरसाइज करेंगे उसके पीछे भी पर्टिकुलर रीजन रहना चाहिए। आपको बहुत सारा अल्टरनेटिव दिया गया है कि आप ये भी कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तब तो फिर वहां पे वो कभी फंक्शन कर ही नहीं पाएगी। ठीक है, मान के चलो कि उसको कुछ कोई पर्टिकुलर विलेज एरिया में, रूरल एरिया में कोई स्कीम इंप्लीमेंट करने को बोला गया है और वहां पे इंप्लीमेंट करने को उसी विलेज में बोला गया है जहां पे सैनिटेशन का स्तर अच्छा है, तो वैसा 4-5 विलेज है। अब उसमें से मान लो 2-3 विलेज चूज करना है, तो वो आर्बिट्ररी वे में नहीं चूज कर सकता है, वहां पे प्रॉपर उसको रीजनिंग देना होगा अपना, जो भी वो डिसीजन, फाइनल डिसीजन ले रहा है। अब इसके ऊपर काफी सारे आपके जूरिस्ट के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस है जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें सबसे पहला लॉर्ड डेनिंग का देखिए। लॉर्ड डेनिंग का क्या कहना है कि प्रॉपरली एक्सरसाइज द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव विल लीड टू अ वेलफेयर स्टेट, बट इफ दे आर अब्यूज्ड दे विल लीड टू द टोटलिटेरियन स्टेट। कि अगर आप सही से अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करते हैं तो वहां पे आपके स्टेट का वेलफेयर होगा, लेकिन अगर आप अब्यूज करते हैं तो फिर वो टोटलिटेरियन स्टेट जिसमें बस केओस और डिसऑर्डर होता है। ठीक है, देन लॉर्ड एडवर्ड कोक। एडवर्ड कोक हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडवर्ड कोक का क्या कहना था कि एडमिनिस्ट्रेट, ये पूछा भी हुआ है जुडिशरी में, क्वेश्चन पूछा भी हुआ है पहले कि लॉर्ड एडवर्ड कोक ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन को किस तरीके से डिफाइन किया है। इन्होंने कहा कि इट इज अ साइंस और अंडरटेकिंग टू डिसर्न बिटवीन फॉल्सिटी एंड ट्रुथ। ठीक है,
कि झूठ और सच के बीच में जो डिफरेंस है उसको पता करने का ये एक साइंस होता है, बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, between shadow and substance, between equity and colorable glosses and pretentious, not according to will and private affection। आराम से डेफिनेशन याद हो जाएंगे, ठीक है। ये बेसिकली बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन एक ऐसा साइंस है जिससे आप सही और गलत, शैडो और सब्सटेंस, झूठ और सच के बीच का डिफरेंस आप पता कर पाते हैं, ठीक है। कि आप अपने डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करके और आप अपने प्राइवेट विल और अफेक्शन के अकॉर्डिंग वहां पे एक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। कि आपका जो मन चाह रहा है वो आप करें, आप वहां पे देखेंगे कौन सा बेटर ऑल्टरनेटिव है, उसको आप चूज करेंगे, ठीक है। दिस वाज गिवन बाय लॉर्ड एडवर्ड कोक। नेक्स्ट इज H.W.R. वेड, लास्ट। ये तीसरा ऑब्जर्वेशन है, आपको एग्जाम में पूछेगा तो इन्हीं तीनों से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्कशन के कॉन्टेक्स्ट में पूछेगा, इसके अलावा नहीं पूछेगा। इनका क्या कहना था कि अगर स्टेट को अपने सिटीजन्स का प्रॉपर केयर करना है, ठीक है, उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, प्रॉपरली एजुकेट करना है, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट देना है, मेडिकल सर्विसेज देना है, तो वो उसके लिए बहुत ही बड़ा आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल पार्लियामेंट या कैबिनेट ये सब कुछ प्रोवाइड कर देगा। एजुकेशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग, मेडिकल सर्विस, सब कुछ बैठे बैठे कोई एक बॉडी नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको बहुत सारे अदर बॉडीज को पावर देने होंगे, ठीक है। तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, ठीक है। आपको बहुत सारे बॉडीज को अगर आप पावर देंगे तो वहां पे हर बॉडी को कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी देना होगा प्रॉपर वे में उसको एक्सरसाइज करने के लिए। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को हम डिस्क्रिशनरी पावर प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए ये तीनों डेफिनेशन का अगर आप सब्सटेंस देखिएगा ना तो डेफिनेशन आपको जूरिस्ट के साथ याद हो जाएगा। डेनिंग का कहना था कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन अगर प्रॉपरली एक्सरसाइज करेंगे, वेलफेयर होगा, अब्यूज करेंगे, केओस और डिसऑर्डर होगा, टोटलिटेरियन स्टेट होगा। एडवर्ड कोक का कहना है कि एक साइंस है जिससे आप सही गलत, झूठ सच के बीच का पता करते हैं और आप अपना प्राइवेट विल और अफेक्शन से वहां एक्ट नहीं करते। और वेड का कहना है कि अगर स्टेट को अपना अपने जो भी स्टेट है, अगर उसको अपने लोगों का वेलफेयर करना है, उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस चाहिए। और वहां पे सब बहुत सारे आपको अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज चाहिए जिसके पास डिस्क्रिशनरी पावर आपको कन्फर करना होगा, ठीक है। तो ये हम लोग देखें कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन बेसिकली होता क्या है और क्या इंपॉर्टेंट जूरिस्ट ने इसके बारे में आपको बताया है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन से रिलेटेड, उसको हम लोग देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने राम जवाया कपूर में पहले इस बात को बताया था, राम जवाया कपूर केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि किस तरीके से हम पता करेंगे कि वहां पे डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर स्टैच्यू में वर्ड यूज है कि मे, इफ ही इज सेटिस्फाइड, इफ ही इज ऑफ द ओपिनियन, इफ ही हैज रीजन टू बिलीव, तो ये सब क्या बता रहा है कि वहां पे उस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को, एग्जीक्यूटिव को डिस्क्रिशनरी पावर है। आप देखते हैं ना कि इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड इमरजेंसी कैन बी इम्पोज, इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे स्टैट्यूट में हर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को कि इफ ही हैज सेटिस्फाइड, इफ दैट पर्सन हैज अ रीजन टू बिलीव, ही कैन डू दिस एंड दिस। तो राम जवाया कपूर में बताया गया किस तरीके से आप इन्फर कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्टैट्यूट के अंदर डिस्क्रिशनरी पावर एग्जीक्यूटिव को दिया गया है या नहीं दिया गया है, ठीक है। एंड देन वन मोर इंपॉर्टेंट केस इज स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस खानचंद। ये भी केस इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली रीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया जो कि पहले ही हम लोग इन सब जूरिस्ट के ओपिनियन में हम लोग देख चुके हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंसीडरिंग द कॉम्प्लेक्स नेचर और प्रॉब्लम्स व्हिच हैव टू बी फेस्ड बाय अ मॉडर्न स्टेट। मॉडर्न स्टेट को बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नेचर प्रॉब्लम फेस करना होता है, इसलिए अथॉरिटीज को बहुत सारे पावर्स जो है अथॉरिटीज के पास ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस या कैबिनेट बैठे बैठे तो वो सब पावर वहां से देख नहीं पाएगा। जो आपके आईएएस है, आईपीएस है, डीएम है, एसडीओ है, जो ग्रास रूट लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनके पास भी कुछ पावर वहां पे दिया हुआ होना चाहिए। तो इसलिए डिस्क्रिशन इज इनएविटेबल। जो डिस्क्रिशन ग्रांट करना है वो इनएविटेबल है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में।
ठीक है। तो ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट जो आपको प्रीलिम्स में जो आपको जूरिस्ट के ओपिनियन या केसेस से पूछे जाते हैं, इनफैक्ट मेंस में भी ये सफिशिएंट है। आपको जो मैंने नोट्स जितना भी प्रोवाइड किया है वो मेंस के लिए भी आपका सफिशिएंट है। ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं, ये हम लोग समझ गए कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन होता क्या है। ठीक है, समझने के लिए तो 2-3 लाइन ही काफी था, बट अलग अलग जूरिस्ट के ओपिनियन और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू हम लोगों ने कंटेंट्स भी बहुत सारा इकट्ठा कर लिया कि क्या क्या हम लोग इसमें लिख सकते हैं अगर कभी क्वेश्चन आया तो, और कहाँ कहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन अगर इधर से आते हैं तो आप बना सकते हो उसको। अब हम लोग देखते हैं इसके कंट्रोल के बारे में, कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन तो दे दिया, अब इसको कंट्रोल भी तो करना नेसेसरी है। अब अनकंट्रोलेबल तो रह नहीं सकता है, अनकंट्रोलेबल होगा तो फिर वहां पे आर्बिट्रेरीनेस आएगा। तो इसीलिए इसके ऊपर बहुत सारे कंट्रोल मैकेनिज्म जो है वो डेवलप किया गया है। अब वो कंट्रोल क्या है उसको देखते हैं हम लोग। जुडिशियल कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। क्यों? वेरी इजी। ठीक है, क्योंकि अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे, आप अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन के ऊपर कोई चेक नहीं बनाएंगे तो वहां पे वो आर्बिट्ररी भी टर्न हो सकता है। एग्जीक्यूटिव कैन टेक देयर डिसीजंस आर्बिटरली। तो इसीलिए वहां पे कंट्रोल करना भी नेसेसरी है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ सच पावर। ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑर्गन्स। ठीक है, कि उसके अब्यूज को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे एक आपका इंपॉर्टेंट केस है, सबसे पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कितने तरीके से जुडिशियल कंट्रोल इसके ऊपर होता है। एक केस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो कि पहले जुडिशरी के एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस केस में जुडिशियल कंट्रोल जो हम लोग करते हैं उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन था, कि डिस्क्रिशन व्हेन अप्लाइड टू अ कोर्ट ऑफ जस्टिस मींस डिस्क्रिशन शुड आल्सो बी गाइडेड बाय लॉ। कि डिस्क्रिशन अगर आप दे रहे हैं तो डिस्क्रिशन शुड बी गाइडेड बाय लॉ। इट मस्ट बी गवर्न्ड बाय रूल एंड नॉट बाय ह्यूमर। हाँ, कि आपका मूड किया तो आप ऐसा डिसीजन ले लिए, आपका मूड नहीं किया आप वहां डिसीजन नहीं लिए। ठीक है, इट शुड बी गवर्न्ड बाय रूल नॉट बाय ह्यूमर, एंड इट शुड नॉट बी आर्बिट्ररी, वेग और फैंसीफुल, बट इट शुड बी लीगल एंड रेगुलर, एंड इट मस्ट बी गवर्न्ड बाय रूल्स। ठीक है, तो रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर्स लिमिटेड वर्सेज एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया बताया गया कि अगर आप डिस्क्रिशन भी कहीं पर है तो वो भी डिस्क्रिशन, चलो ठीक है, डिस्क्रिशन का मतलब ही होता है किसी पर्सन के पास चूज करने का अधिकार दिया गया है फ्रॉम वेरियस अल्टरनेटिव, बट चूज करने में एकदम मनमानापन नहीं होना चाहिए, आर्बिट्रेरीनेस नहीं होना चाहिए। इट मस्ट ऑल्सो बी गाइडेड बाय लॉ। डायरेक्टेड बाय लॉ नहीं बोल रहा है, गाइडेड बाय लॉ। ठीक है, कि लॉ के थ्रू गाइडेड होना चाहिए। अब मान के चलो कोई डिसीजन आप ले रहे हैं जो आपके डिस्क्रिशन पे है, आपको नेचुरल जस्टिस तो फॉलो करना ही होगा ना। ठीक है, नेचुरल जस्टिस आप फॉलो करेंगे, आपका मैलाफाइड इंटेंशन नहीं होना चाहिए, आप किसी और के कहने पे वो नहीं करेंगे। सब बहुत ही, देखो बहुत ही बेसिक सा बात है। डिस्क्रिशन का मतलब क्या हुआ, आपको डिस्क्रिशन है आपके ऊपर। अब मान लो आपके ऊपर डिस्क्रिशन है, ठीक है, तो आप उसका ऐसा नहीं ना कि गलत यूज करेंगे। आपके पास, आपको मान लो कि कोई आपको पावर मिल जाए, सुपर नेचुरल पावर मिल जाए, तो आप उसका कोई गलत यूज तो नहीं करेंगे ना, आप उसका प्रॉपर यूज करेंगे। ठीक है, तो वो प्रॉपर यूज कैसे करेंगे, जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स है लाइक नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना है, मैलाफाइड इंटेंशन से काम नहीं करना है, रेलेवेंट ग्राउंड्स है तभी वैसा काम करना है। ठीक है, आपको इम्प्रॉपर यूज अपने पावर का नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब, यही सब बेसिक चीजें हैं जो डिस्क्रिशन को गाइड करती है, जो कि आगे अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बताया गया कि इट मस्ट बी, डिस्क्रिशन शुड ऑल्सो बी गाइडेड बाय लॉ। ठीक है, अब आओ देखते हैं कितने तरीके का कंट्रोल होता है। जुडिशियल रिव्यू किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन पे कितने तरीके से किया जा सकता है, किसी को आइडिया है तो बताओ। जुडिशियल रिव्यू कितने तरीके से किया जा सकता है, एनीवन, एनी आइडिया? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का जुडिशियल रिव्यू आप लोग पढ़े होंगे, खुद से तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे ना, एग्जाम नजदीक है तो। एम आई ऑडिबल? सर अल्ट्रा वायर्स चेक किया जाता होगा उसमें। देखो, इसका दो स्टेज होता है। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन होता है उसका जुडिशियल रिव्यू का दो स्टेज होता है। इसको समझो, स्टेज वाइज समझोगे इजीली समझ में आ जाएगा।
इसका एक स्टेज होता है एट द स्टेज ऑफ डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिशन, जहां पे वो डिस्क्रिशन को डेलीगेट किया गया है उस स्टेज पे। और दूसरा स्टेज होता है एट द स्टेज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन है उसका दो स्टेज होता है उसको चेक करने का। एट द स्टेज ऑफ डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिशन, जहां पे वो डिस्क्रिशन को डेलीगेट किया गया, ठीक है। और दूसरा एट द स्टेज ऑफ जब एक्सरसाइज कर रहा है, जब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपने डिस्क्रिशन को एक्चुअली में एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो सही से एक्सरसाइज किया है कि नहीं, वहां पे चेक होता है। तो हम लोग इसको दोनों को अलग अलग पार्ट में करके देखेंगे। एक देखेंगे एट द स्टेज ऑफ डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिशन, और एक देखेंगे एट द स्टेज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। तो अब देखो, सबसे पहला हम लोग देखते हैं अगर कि जुडिशियल रिव्यू एट द स्टेज ऑफ डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिशन। तो यहां पर डेलीगेशन जो होता है, एट द स्टेज ऑफ डेलीगेशन, यहां कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक किया जाता है उसका, बेसिकली कि उसका जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं। और इसका कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी बेसिकली आप जानते हैं कहां चेक करते हैं? इसका चेक करते हैं हम लोग आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। इसको अभी हम लोग देख रहे हैं। एट द स्टेज ऑफ डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिशन, यहां पे क्या होता है? कोर्ट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर बाय एडजुडिकेटिंग अपॉन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ, जिसके अंदर वो पावर डेलीगेट किया गया है, ठीक है। कि अगर वो लॉ जो है वेग पावर दे रहा है, वाइड डिस्क्रिशनरी पावर दे रहा है, मतलब अब डिस्क्रिशनरी पावर देना है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर अ वेलफेयर गवर्नमेंट, बट आपको बहुत ही वाइड डिस्क्रिशनरी पावर नहीं देना है, ठीक है। डिस्क्रिशनरी पावर आप देंगे बट बहुत ज्यादा वाइड ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो बहुत ज्यादा वाइड है तो फिर आर्टिकल 14 रीजनेबल क्लासिफिकेशन, ठीक है, 19 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन और अदर प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके बेसिस पे आप उसके कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को आप चेक कर सकते हैं कि पावर कन्फर करना है बट बहुत ही वेग और वाइड डिस्क्रिशनरी पावर आपको कन्फर नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वहां कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक होगा। अब देखो, अब यहाँ पे दो चीजें समझो। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन आर्टिकल 14 के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बार चैलेंज किया जाता है। क्यों चैलेंज किया जाता है उसको समझो। आर्टिकल 14 में दो एस्पेक्ट है। एक है आपका राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है उसको कन्फर करने के लिए आप क्या करते हैं? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोवाइड करने के लिए आप कौन सा क्लासिफिकेशन करते हैं? जल्दी से बताइए। इक्वल प्रोटेक्शन, क्लासिफिकेशन। हाँ, रीजनेबल क्लासिफिकेशन आप करते हैं ना? रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउड है। तो अब ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन करने का पावर किसको मिला है? अगर लेजिस्लेचर लॉ बना रहा है तो लेजिस्लेचर को मिला है, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कोई रूल बना रहा है या कुछ इंप्लीमेंट कर रहा है तो वहां पे एग्जीक्यूटिव को ही मिला है, ठीक है। तो वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन जब करता है तो वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर रहा है तो क्या कर रहा है? अपने डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग वो क्लासिफिकेशन कर रहा है। तो वहां पे उसका क्लासिफिकेशन आर्बिट्ररी तो नहीं है। ये चेक आप कहां करते हैं? आर्टिकल 14 में, ठीक है। तो आर्टिकल 14 के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन को बहुत बार चैलेंज किया जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है, कि अगर वो अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करके अपना रीजनेबल क्लासिफिकेशन आर्टिकल 14 में कर रहा है तो उसका एक रैशनल नेक्सस होना चाहिए जो भी पर्पस अचीव कर रहा है उससे, ठीक है। तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी क्लासिफिकेशन विदाउट रीजनेबल बेसिस नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो आर्टिकल 14 के अंदर उसके डिस्क्रिशन को आप चैलेंज कर देंगे। फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन बहुत बार आर्टिकल 19 में भी चैलेंज होता है। आर्टिकल 19 में क्यों चैलेंज होता है, कोई बता सकता है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन को हम लोग आर्टिकल 14 में चैलेंज करते हैं सबसे ज्यादा, फिर आर्टिकल 19 में भी बहुत बार चैलेंज होता है। कोई बता सकता है? एनीवन? वाई? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के कारण। यस, देखो, वेरी गुड। आर्टिकल 19 के अंदर, ठीक है ठीक है, एक मिनट से। आर्टिकल 19 में आप क्या देखते हैं? आर्टिकल 19 का एक आपका सब क्लॉज 1 है जो कि आपको बहुत सारे फ्रीडम्स को प्रोवाइड करता है, और दूसरे साइड आपका आर्टिकल 19 2 से लेके 6 है जो कि बहुत सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करता है। और ये क्या बताता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकते हैं हम। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कोई एक्सरसाइज कर रहा है
तो उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकते हैं। किस पे? पब्लिक ऑर्डर पे, मोरालिटी पे, डिसेंसी पे। तो ये सब कौन डिसाइड करेगा कि वहां पे वैसा कोई पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक सिक्योरिटी, डिसेंसी, मोरालिटी जैसा सिचुएशन अराइज हुआ है कि नहीं, कि हम किसी के स्पीच और एक्सप्रेशन को रोक दें? ये कौन डिसाइड करेगा? बताइए, हु विल डिसाइड? एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, आपका एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है। ठीक है, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 वगैरह में जो दिया है आपका इतने सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, वो ऑटोमेटिकली तो अप्लाई नहीं होते, वो अप्लाई किए जाते हैं। कौन अप्लाई करता है कि नहीं, अभी आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप नहीं कर सकते, इस एरिया में नहीं कर सकते क्योंकि इस एरिया में अभी पब्लिक ऑर्डर सही नहीं है। ठीक है, या फिर अभी आप ऐसा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ये डिसेंसी और मोरालिटी के अगेंस्ट है। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी डिसाइड करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो आपका डिस्क्रिशन जो है आर्टिकल 19 के अंदर भी काफी ज्यादा चैलेंज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 19 में आपको बहुत सारे फ्रीडम्स दिए गए हैं, राइट। और वो सारे फ्रीडम आपके एब्सोल्यूट नहीं है, उसके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमेशा ओपन रहते हैं जुडिशियल रिव्यू के लिए, क्योंकि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है? गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, समझ रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन आपको चैप्टर पढ़ना क्यों है, कि किस कॉन्टेक्स्ट में? कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन जो है सबसे ज्यादा चैलेंज होता है किस? आर्टिकल 14 पे, आर्टिकल 19 पे, राइट। तो ये हम लोग देखिए, एट द स्टेज ऑफ डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिशन। एट द स्टेज ऑफ डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिशन, सिंपल सा बात है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं एट द स्टेज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन, कि जब उसको एक्सरसाइज किया जाता है डिस्क्रिशन को, तब क्या चेक किया जाता है। ठीक है, तो जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, उसके बाद मैं ये बताता हूं नेक्स्ट पार्ट आपको। Am I audible? Yes, sir. ओके, ये हम लोग देख लिए कि एट द स्टेज ऑफ डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिशन कैसे होता है। अब देखते हैं
एट द स्टेज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन, इसके अंदर बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, ठीक है। वो सब ग्राउंड्स का आप बस नेम भी याद रखिएगा तो प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट मच इज इनफ। बट जहां जहां पे थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेनेशन का जरूरत होगा वहां पे हम उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे, ठीक है। तो उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट केस के बारे में आपको बता भी देंगे, ठीक है। तो देखिए, जुडिशियल रिव्यू एट द स्टेज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन। एट द स्टेज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन भी इसका दो पार्ट होता है। एक होता है जब भी डिस्क्रिशन अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहा है तो दो तरीके से उस पर जुडिशियल कंट्रोल होता है। एक कि अगर वो अपने एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन में अब्यूज किया है डिस्क्रिशन का, अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन, तो ये एक तरीका होता है। और दूसरा कि उसने अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज ही नहीं किया है, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, कि उसको डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करना था बट उसने अपना माइंड ही नहीं अप्लाई किया, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। कहने का मतलब है, अगर अगर समझो इस चीज को, कि अगर डिस्क्रिशनरी पावर तुमको दिया गया है कि तुमको ये डिसीजन अपने डिस्क्रिशन पे लेना है, क्यों तुमको दिया गया है? क्योंकि तुम उतना इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड कर रहे हो, तुम आईएएस ऑफिसर हो, तुम देश में से इतने लोगों में से एक सेलेक्ट होके आए हो, तो तुमको ये डिस्क्रिशन का पावर दिया गया है, तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट किया गया है कि तुम ऐसा डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करोगे, कि डिस्क्रिशन प्रॉपर एक्सरसाइज करोगे, तो इसलिए तुमको डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है। अब तुम उस डिस्क्रिशन का अगर अब्यूज कर रहे हो तो जुडिशियल रिव्यू होगा, या फिर डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करने को दिया गया था बट तुम डिस्क्रिशन कैसे, अपना माइंड अप्लाई करके डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करना है, बट तुम अपना माइंड ही नहीं अप्लाई कर रहे हो। जो पहले से चला आ रहा है सिस्टम, बस जो पहले से जो आपका कोई काम करने का तरीका है, अब बस वैसे ही फाइल्स आ रहा है उसको साइन करते जा रहे हैं, आप अपना माइंड ही नहीं यूज कर रहे हैं, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। तो इन दोनों ग्राउंड्स पे आपका डिस्क्रिशन चैलेंज हो सकता है, ठीक है। कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो डिस्क्रिशन आपको प्रॉपरली एक्सरसाइज करना है, अब्यूज नहीं करना है, और दूसरा आपको अपना माइंड यूज करना है। और अगर आप अब्यूज कर रहे हैं डिस्क्रिशन का तो वहां भी चैलेंज हो सकता है, और अपना माइंड नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो वहां भी चैलेंज हो सकता है। क्योंकि डिस्क्रिशन का मतलब क्या है, आपको अपने माइंड के अकॉर्डिंग, अपने माइंड मतलब आर्बिट्ररी वे में नहीं, मतलब अपना माइंड को अप्लाई करके साउंड ग्राउंड्स पे आपको कोई डिसीजन लेना है। तो अगर आप अपना माइंड नहीं अप्लाई कर रहे हैं, अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे भी चैलेंज हो सकता है। अब अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन का भी बहुत पार्ट होता है। एक होता है आपका मैलाफाइड इंटेंशन, एक होता है अगर आपने डिस्क्रिशन इररेलेवेंट ग्राउंड पे एक्सरसाइज कर दिया, एक होता है आपने डिस्क्रिशन इम्प्रॉपर वे में यूज कर दिया, या फिर कोई रेलेवेंट ग्राउंड था उसको कंसीडर नहीं किया, ठीक है। नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड जो होता है, इसमें भी आपका दो तरीका होता है। एक होता है एक्टिंग अंडर डिक्टेशन, कि किसी और के डिक्टेशन में अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, एक्टिंग अंडर डिक्टेशन आपका हो जाता है। और फिर आपका हो जाता है एक्टिंग मैकेनिकली विदाउट केयर, एक्टिंग मैकेनिकली विदाउट केयर। इसका दो तरीका होता है, और इसमें और भी होते हैं कि आपने जो है नेचुरल जस्टिस को वॉयलेट कर दिया है, ठीक है, नेचुरल जस्टिस का वायलेशन कर दिया है, या प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट था उसको फॉलो नहीं किया है, या फिर जो स्टैच्यू में जुरिस्डिक्शन था उसको एक्सीड कर गए हैं। तो ये सब अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन के ये अलग अलग ग्राउंड्स होते हैं। और ये होता है नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड का, एक्टिंग अंडर डिक्टेशन और एक्टिंग विदाउट एक्टिंग विदाउट एक्टिंग मैकेनिकली एंड विदाउट एनी केयर फॉर द सिस्टम। तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उसको मैं थोड़ा बता के आपको ये समझा देता हूँ कि ये किस तरीके से एट द स्टेज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपने पावर का अब्यूज करती है। कुछ ही कुछ केसेस में समझाऊंगा, सारा नहीं, आप लोग बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। केसेस वैसे याद रखिएगा किस टॉपिक के अंदर कौन सा केस है, इससे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला मैंने बताया,
ओके, तो देखो एट द स्टेज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन में मैंने बताया दो कैटेगरी में इसको भी कर सकते हैं, एक जहां पे अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन हो और दूसरा जहां पे नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड हो, कि अथॉरिटी इज डीम्ड नॉट टू हैव एक्सरसाइज डिस्क्रिशन एट ऑल। तो ये एट द स्टेज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन भी दो तरीके से हो सकता है, जहां पे डिस्क्रिशन का अब्यूज किया गया है या माइंड को अप्लाई नहीं किया गया है। तो जहां पे भी डिस्क्रिशन को अब्यूज किया गया है, ठीक है, तो उसमें देखिए, उसमें सबसे पहला आपका आएगा अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन किस ग्राउंड पे, मैलाफाइड इंटेंशन के ग्राउंड पे, कि अगर डिस्क्रिशनरी पावर जो अथॉरिटी को दिया गया है उसने अगर अपने पावर का बैड फेथ में एक्सरसाइज किया है या डिसऑनेस्ट इंटेंशन से अगर एक्सरसाइज किया है, तो उसको उस ग्राउंड पे भी चैलेंज करके उस एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को क्वैश किया जा सकता है। जैसे ये जितने भी आपको मैंने यहाँ पे केसेस आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है, ये सब उसी के आपको एग्जाम्पल है जहां पे मैलाफाइड इंटेंशन से। जैसे ये वाला केस ही देख लो, राउजी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। इस केस में क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, जो वहां के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक स्कीम लाया, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो थे, तो उसमें बहुत सारे रूट्स जो थे, ट्रांसपोर्ट रूट्स, ठीक है, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट रूट्स जो थे उसको नेशनलाइज करने के लिए स्कीम लाया गया, ठीक है, किसके थ्रू, चीफ मिनिस्टर के बिहाफ पे के बिहेस्ट पे एक स्कीम प्रिपेयर किया गया गवर्नमेंट के थ्रू, कि बहुत सारे ट्रांसपोर्ट रूट्स को नेशनलाइज करना है। बट इन लोगों ने क्या किया कि जो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट रूट्स में थे, तो मान लो इतने बहुत सारे ट्रांसपोर्ट रूट्स थे, ABCDEF, ठीक है, तो इन्होंने इसमें से मान लो एक को चूज किया, दो, तीन तीन ट्रांसपोर्ट रूट को चूज करके नेशनलाइज कर दिया, और इन तीनों में अब इनके पास इतना इन्होंने अपना डिस्क्रिशन से तीन ट्रांसपोर्ट रूट को नेशनलाइज किया, और इसमें सिमिलैरिटी क्या देखी गई कि ये तीनों ट्रांसपोर्ट रूट्स जो थे वो वैसे प्राइवेट ऑपरेटर्स के हैंड में थे जिससे कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का पर्सनल वेंजेंस था, ठीक है, जिससे उनका पर्सनल रिलेशन अच्छा नहीं था। मतलब ये तीनों ट्रांसपोर्ट रूट वैसे ही लोगों के थे जो कि हमेशा चीफ मिनिस्टर को अपोज करते थे। तो ये क्या है, ये साफ दिखा रहा है कि अपना डिस्क्रिशनरी पावर का यहाँ पे मैलाफाइड एक्सरसाइज हुआ है पावर का, ठीक है, मैलाफाइड इंटेंशन से, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से पावर को एक्सरसाइज किया गया है, ठीक है। सिमिलरली आपका जो ये केस है जी सदानंद वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, ये भी काफी इंपॉर्टेंट केस है। जी सदानंद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में क्या हुआ था, इन दिस केस एक बिजनेसमैन था जो कि किरोसिन ऑयल जो होता है उसके होलसेल में डील करता था। तो इसको क्या किया गया, इसको डिटेन कर दिया गया, और इसको जो बिजनेस था किरोसिन ऑयल का, इसके होलसेल में जो वो डील करता था, ठीक है, उसको कैरी ऑन करने से इसको रोक दिया गया। और इसको रोका किसने, क्योंकि पावर था एक पर्टिकुलर स्टैच्यू के अंदर ये पावर दिया गया था डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, कि अपने एरिया में अगर उन्हें लगता है कि कोई भी बिजनेसमैन जो है कोई भी एक्टिविटी ऐसा कर रहा है जो कि एथिक्स के अगेंस्ट है, मतलब कुछ ग्राउंड्स दिए गए थे जिस पर कि उसको किसी भी बिजनेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन इंपोज करने का डीएसपी को पावर दिया गया था। डीएसपी ने एक बिजनेसमैन जो केरोसिन ऑयल में डील करता था उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया, और जब रेस्ट्रिक्शन लगा तो उसके बाद देखा गया कि जो बिजनेसमैन जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा था, तो उसके पास जो भी किरोसिन ऑयल्स की जो सप्लाई और सर्विसेज आती थी, वो सब अब डीएसपी के जो रिलेटिव्स हैं उनका जो होलसेल का बिजनेस है उसके पास जाने लगा। तो यहां पर देखा गया कि ही वॉज लाइक मोटिवेटेड नाउ नॉट बाई साउंड रीजंस, रैदर बाई ए डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ताकि अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको फेवरिज्म कर सके। तो देखो ये सब आए दिन होते रहता है, तो ये सब आए दिन किस चीज ग्राउंड पे चैलेंज होगा, मैलाफाइड इंटेंशन की, इसने अपने डिस्क्रिशन का सही एक्सरसाइज नहीं किया है, इसने अपने डिस्क्रिशन का अब्यूज किया हुआ है, ठीक है, तो इस ग्राउंड पे इसको चैलेंज किया गया। एक और केस यहाँ पे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, जो एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लिमिटेड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसने एक्सप्रेस न्यूज़पेपर प्राइवेट लिमिटेड को एक पर्टिकुलर लैंड दिया, ठीक है, लीज पे, ताकि वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सके, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर कंपनी जो है,
प्रेस कंपनी जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सके। ठीक है, तो एक्सप्रेस न्यूज़पेपर कंपनी ने अपना कंस्ट्रक्शन इस बिल्डिंग पे स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, बट उसके बाद जो गवर्नमेंट की तरफ से ये आया कि नोटिस दे दिया एविक्शन का और डेमोलिशन का, गवर्नमेंट ने ही, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही डेमोलिशन का ये दे दिया। ठीक है, नोटिस। तो एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वालों ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्सप्रेस न्यूज़पेपर प्राइवेट लिमिटेड ने कुछ ऐसे रिपोर्ट्स छापे थे जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट मोटिवेट होके ये डिसीजन डेमोलिशन का ले रही है, ये साउंड ग्राउंड्स पे बेस्ड नहीं है, ये बैड इंटेंशन से ले रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन ऑफ इंडिया को नोटिस भेजा कि आप बताइए कि मतलब ये डिसीजन आपने पहले लीज आप ही ने ग्रांट किया और आप ही उसको फिर से डेमोलिश करने का ऑर्डर दे रहे हैं। तो इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्लाई काफी लंबे टाइम तक नहीं आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या फॉर्मुलेट किया कि अगर कोई अथॉरिटी के ऊपर एलिगेशन लगा है कि उसने बैड इंटेंशन से अपने पावर का एक्सरसाइज किया है और उसने रीजनेबल पीरियड में उसका रिप्लाई नहीं दिया अपने रीजंस का, तो फिर ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि उसने मैलिफाइड इंटेंशन से ही वो एक्ट किया था। तो ये एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये डिसाइड हुआ था। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको एग्जांपल दिया जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं किस तरीके से अथॉरिटी कितनी बार जो है मैलिफाइड इंटेंशन से अपने पावर को एक्सरसाइज करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी को यहाँ पे डाउट, एनीवन? नो सर। आइए, अब देखिए आगे इररिलेवेंट कंसीडरेशन, कि इररिलेवेंट कंसीडरेशन पे, कि डिस्क्रिशनरी पावर को एक्सरसाइज आपको किसको रेलेवेंट ग्राउंड्स पे करना है, ना ही कि कोई इररिलेवेंट या एक्स्ट्रानियस कंसीडरेशन पे। अगर आप इररिलेवेंट ग्राउंड्स पे कर रहे हैं तो वो भी कहा जाएगा कि आपने अपने पावर का बेसिकली अब्यूज कर दिया है। ठीक है, इररिलेवेंट ग्राउंड्स बहुत सारे आपके हो सकते हैं, जैसे इसमें आप एग्जांपल देखिए, राम मनोहर लोहिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था कि डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स जो थे, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1962, अब अभी क्लास मत सब लोग मिस करना, अभी इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन भी डिस्कस करना है हम लोग को। ठीक है, तो ये मत जाइएगा, वो दोनों डॉक्ट्रिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम चैप्टर इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आपको फिर मेंस में भी इससे हेल्प मिल जाएगा, इसलिए हम कुछ कुछ केसेस भी आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, क्योंकि काफी लोग का कॉन्स्टी एडमिन है आपका मेंस में। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। तो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1962 के अंदर किसी भी पर्सन को मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट अगर कोई भी एक्टिविटी करते हुए देखा गया तो उसको डिटेन करने का पावर था। ठीक है, अब इसको पुलिस अथॉरिटीज ने एक पर्टिकुलर पर्सन को, यही राम मनोहर लोहिया जिनका नाम था, उनको डिटेन कर दिया किस ग्राउंड पे, कि उनका एक्टिविटी पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट था। पब्लिक ऑर्डर, तो देखिए ग्राउंड क्या दिया गया था डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स में, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, और इसको डिटेन किया गया उस एक्ट के अंदर किस ग्राउंड पे, पब्लिक ऑर्डर। कोर्ट ने बोला पब्लिक ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर में काफी जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर जो हुआ ये थोड़ा इसके अंदर वॉयलेंट एक्टिविटी इंक्लूड हो जाती है, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाली चीज हो सकता है वॉयलेंट ना हो, तो इसलिए बोला गया कि यहां पे इसको पब्लिक ऑर्डर के डिस्टरबेंस के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के अंदर डिटेन किया गया है, जो कि सही नहीं है, ये एक इररिलेवेंट ग्राउंड है, इररिलेवेंट कंसीडरेशन है, क्योंकि रेलेवेंट कंसीडरेशन क्या है, लॉ एंड ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बताया कि डिस्क्रिशन यहां जो एक्सरसाइज किया गया था ये एक इररिलेवेंट ग्राउंड पे आपका बेसिकली एक्सरसाइज किया हुआ डिस्क्रिशन था। ओके, फिर आपका एक और केस इसमें देख लिए, बेरियम केमिकल्स लिमिटेड वर्सेज कंपनी लॉ बोर्ड। इस केस में क्या था, पहले आपको पता था कंपनीज एक्ट 1956 थी। ठीक है, अभी तो कंपनीज एक्ट 2013 आ गई है। तो कंपनीज एक्ट 1956 में कोई भी कंपनी अगर मतलब किसी भी एक्टिविटी में, मतलब कोई मैल एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी का हो या कंपनी का के अगेंस्ट कोई करप्शन का एलिगेशन हो, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर होता था वो सेक्शन 237 में बहुत सारे ग्राउंड्स दिए गए थे।
उन ग्राउंड्स पे जो है किसी भी कंपनी के मैटर्स में गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकती थी, उस कंपनी के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन का इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर। तो बेरियल केमिकल्स लिमिटेड के ऊपर भी कंपनी लॉ बोर्ड ने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया, बट उनमें जितने ग्राउंड्स थे उनमें से किसी भी ग्राउंड पे नहीं दिया, एक दूसरे ही ग्राउंड पे दे दिया। तो उसी को यहाँ चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब आपको किसी भी स्टैट्यूट के अंदर कुछ स्पेसिफिक रेलेवेंट ग्राउंड्स प्रोवाइडेड हैं कि इस ग्राउंड्स पे आप चैलेंज कर सकते हैं, तो आप केवल उसी ग्राउंड पे चैलेंज करेंगे। आप खुद से कोई नया ग्राउंड क्रिएट करके किसी भी कंपनी के ऊपर, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आप जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करा सकते। ठीक है, तो ये आपका केस आप यहाँ पे देख सकते हैं, बेरियल केमिकल्स लिमिटेड वर्सेज कंपनी लॉ बोर्ड। बाकी केस आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग खोजिएगा तो ये सब केसेस आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, इन सब का समरी नोट्स खोल लीजिएगा तो हेल्प भी होगा आगे के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया इररिलेवेंट ग्राउंड्स पे भी आपका अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन को चेक किया जा सकता है। सिमिलरली अगर कोई रेलेवेंट ग्राउंड है और उसको ध्यान में नहीं रखा गया, तो उस ग्राउंड पर भी इसको चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो है कि इररिलेवेंट ग्राउंड पे तो आप चैलेंज कर ही सकते हैं, साथ में कोई रेलेवेंट कंसीडरेशन था और उसको ध्यान में नहीं रखा गया तो उस पर भी चैलेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें एक केस देख लेते हैं, रंजीत सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का। ठीक है, रंजीत सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या हुआ था, इस केस में एक गन मैन्युफैक्चरर था। ठीक है, गन मैन्युफैक्चरर, तो गन मैन्युफैक्चरर्स को जो है कोटा दिया हुआ रहता है। ठीक है, कि आपको इतने ही गन्स जो है एक मंथ में प्रोड्यूस करने हैं। तो इसके पास 30 गन प्रोड्यूस करने का कोटा था। ठीक है, 30 गन प्रोड्यूस, और 30 गन, और ये रूल्स के अकॉर्डिंग उतना गन्स वही प्रोड्यूस कर सकता है जिसके पास लाइक उतना प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो क्वालिटी जो है मेंटेन रखता है, जिसके पास इकोनॉमिक वायबिलिटी है, वही उसको 30 गन प्रोड्यूस करने का मतलब परमिशन दिया जाता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस गन मैन्युफैक्चरर का कोटा 30 से 10 कर दिया, 30 से 10। ठीक है, तो किसी भी मैन्युफैक्चरर का कोटा घटाने के लिए कुछ रेलेवेंट ग्राउंड्स होने चाहिए, कि जैसे उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गया है या क्वालिटी ऑफ गन्स उसका डिटोरिएट हो रहा है। तो ऐसा कोई भी रीजन नहीं था रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। जो गन मैन्युफैक्चरर था वो क्वालिटी ऑफ गन्स को भी पूरा मेंटेन करके रख रहा था, उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी भी सही था। ठीक है, उसका जो लाइसेंसिंग पॉलिसी था वो भी सही था, इकोनॉमिकली भी काफी वायबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था। तो इसलिए जो रेलेवेंट ग्राउंड्स था उसको ध्यान में नहीं रखा गया और यहाँ पर इसके लाइसेंस को मतलब कोटा को रिड्यूस कर दिया गया। तो इस ग्राउंड पे चैलेंज किया गया था, तो इसको भी एक अब्यूज माना गया डिस्क्रिशनरी पावर का, कि अगर आपके पास, अगर आप कोई रेलेवेंट कंसीडरेशंस है उसको अगर आप ध्यान में नहीं रख रहे हैं, तो दैट इज विल ऑल्सो बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, फिर आपका इम्प्रॉपर पर्पस के लिए अगर आपका डिस्क्रिशन एक्सरसाइज किया गया तो वो भी आपका आ जाएगा। देन अगर कलरेबल एक्सरसाइज अगर आप अपने पावर का करते हैं, ठीक है, जैसे कलरेबल एक्सरसाइज आपका ऑर्डिनेंस में आप देखे ही है, कौन सा केस है कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर? कामेश्वर सिंह डीसी वाधवा का केस हो गया। ठीक है, कलरेबल एक्सरसाइज अगर पावर कर रहे हैं तो वो भी आपका एक ग्राउंड है जिसपे आप अब्यूज को चैलेंज कर सकते हैं। नॉन कंप्लायंस हो रहा है नेचुरल जस्टिस का, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम का, वहां पे भी हो सकता है। और अगर कोई स्टैट्यूट के अंदर आप अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर रहे हैं तो वो भी हो सकता है। ठीक है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बस ऊपर से ग्राउंड्स भी अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, बाकी केसेस भी आप देख लीजिएगा, कहीं कहीं पूछ लेता है मैच द फॉलोइंग वगैरह में, केसेस आपको पूछ लेता है कि कौन सा केस किससे रिलेटेड है, तो उसके लिए अगर याद रहे तो इट्स वेल एंड गुड। ठीक है, तो ये हम लोग देखे अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन में। ठीक है, कि एट द स्टेज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन आपका जो है कितने तरीके से उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो पहला अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन के ग्राउंड पे, तो अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन में टोटल 7 ग्राउंड्स देखे। उसके अलावा दूसरा हम लोग क्या देखे थे, एट द स्टेज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन किस ग्राउंड पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। यस, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। इस पे देखते हैं। देखिए, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड में सबसे पहला आपका आ जाता है एक्टिंग अंडर डिक्टेशन, कि जहां पर जो डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी है उसने अपने माइंड को एक्सरसाइज नहीं किया, ही हैजंट
means applied his mind. Rather he is acting under someone's dictation. कि जहां पे भी authority exercises its discretionary power under the instruction or dictation from superior authority. अब मान के चलो तुम like if you are an administrative authority, ठीक है, और आपके ऊपर भी तो आपका कोई सुपीरियर होगा. अब आपको डिस्क्रिशन दिया गया है, बट आप खुद से डिस्क्रिशन एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं. आपका जो सुपीरियर अथॉरिटी बोल रहा है आप वही चुपचाप से कर दे रहे हैं. आप अपना माइंड ही नहीं अप्लाई कर रहे हैं, जबकि लॉ के अकॉर्डिंग डिस्क्रिशन आपको दिया गया है. ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग डिस्क्रिशन आपको दिया गया है. तो ये भी क्या कहेगा, ये भी कहा जाएगा कि ये भी एक तरीके का एट द स्टेज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन, प्रॉपर डिस्क्रिशन एक्सरसाइज नहीं हुआ है, और इसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं. तो अगर आपको डिस्क्रिशन दिया गया है तो आप अपना माइंड अप्लाई करेंगे. अगर आप नहीं अप्लाई करते हैं तो उस ग्राउंड पे भी जुडिशियल रिव्यू होता है. तो इसमें सबसे पहला आता है एक्टिंग अंडर डिक्टेशन, कि किसी सुपीरियर के डिक्टेशन के अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने पावर को, खुद के मतलब माइंड को अप्लाई नहीं कर रहे हैं. अब इसमें एक केस है, कमिश्नर ऑफ पुलिस वर्सेस गोवर्धन भांजी है, आई थिंक. आई यहाँ पे मिस हो गया, गोवर्धन भांजी, कमिश्नर ऑफ पुलिस वर्सेस गोवर्धन भांजी. इस केस में क्या हुआ था कि सिनेमा थिएटर्स जो होते हैं, वो कोई पर्टिकुलर एरिया में सिनेमा थिएटर, देखो कुछ भी होता है ना, सिनेमा थिएटर हो गया, मॉल हो गया, कोई बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, उन सब के लिए ना पुलिस कमिश्नर्स जो होते हैं ना, वो सब लाइसेंस इशू करते हैं. ठीक है, तो यहां पर भी क्या था कि सिनेमा थिएटर्स जो होता है उसको अपना लाइसेंस इशू कराने के लिए किसके परमिशन से लाइसेंस इशू होना था, पुलिस कमिश्नर के. यानी डिस्क्रिशन किसका था, पुलिस कमिश्नर का. ठीक है, तो पुलिस कमिश्नर ने लाइसेंस तो इशू कर दिया, इसको लाइसेंस इशू कर दिया, बट बाद में गवर्नमेंट के कहने पे, गवर्नमेंट में किसी मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे उसने उस लाइसेंस को रिवोक कर लिया. जबकि लाइसेंस रिवोक करने का जो ग्राउंड्स है उस पर डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करने का पावर किसका था, पुलिस कमिश्नर का ही. बट इसने रिवोक किसके कहने पे किया, गवर्नमेंट के कहने पे इसने. और जबकि लॉ में पावर इसको मिला हुआ है कि रिवोक करना है तो अगर ये कंडीशंस आपको लग रहा है पूरा हो रहे हैं तभी आप रिवोक करेंगे. तो यहां पर इस पुलिस कमिश्नर ने क्या किया, गवर्नमेंट के कहने पे इसको रिवोक किया. तो ही वाज बेसिकली एक्टिंग अंडर डिक्टेशन ऑफ हिज सुपीरियर अथॉरिटी. तो देयर वाज नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, राइट. तो ये आप देख लिए, एक सेकंड. और नेक्स्ट आपका जो है कि अगर आप मैकेनिकली काम कर रहे हैं विदाउट एनी केयर, कि जो भी पहले से सिस्टम फॉर्मेट आया हुआ है आप मैकेनिकली कर रहे हैं, आप अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे. जैसे गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट वर्क्स होते हैं आप देखेंगे कि उसमें ज्यादातर काम मैकेनिकली ही होता है. जो मतलब 10 साल पहले के ऑफिसर जिस तरीके से जिस फॉर्मेट में काम करते आए थे, आगे वाले भी वैसे ही करते हैं. बट वो भी एक ग्राउंड हो सकता है चैलेंज करने का किसी भी डिस्क्रिशनरी पावर को. तो ये आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का. अब इसके बाद हम लोग दो इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन एक्सरसाइज करेंगे कि अगर कोई अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर रहा है या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कोई डिसीजन ले रहा है, तो अगर वो अनरीजनेबल है या डिसप्रोपोर्शनेट है तो उसको भी उस ग्राउंड पे चैलेंज कर सकते हैं. तो उसके लिए दो डॉक्ट्राइन है आपका. एक वेंसबरी प्रिंसिपल कहते हैं, जो कि इंडिया में अब उतना अप्लाई नहीं करता है. ठीक है, अब उसी का एक एक्सटेंशन दे दिया गया है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को. तो इन दोनों में बेसिकली हम लोग को देखना है कौन से केसेस में आए और किस तरीके से ये बेसिकली ये डॉक्ट्रिन्स जो है इंप्लीमेंट किया जाता है. ठीक है, तो ये पहला चैप्टर जो हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन अभी तक डिस्कस किया, इसमें किसी को डाउट, एनीवन? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन में किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए. जुडिशियल कंट्रोल बताइए कैसे एक्सरसाइज होता है, कितने तरीके से जुडिशियल कंट्रोल कितने तरीके से होता है? दो तरीके से. दो तरीके से सर. दो तरीके से. पहला, डेलीगेशन ऑफ पावर. हाँ, एट द स्टेज ऑफ डेलीगेशन, है ना. स्टेज ऑफ डेलीगेशन में आप क्या चेक करते हैं बेसिकली? कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी. कॉन्स्टिट्यूशनल. और दूसरा एक्सरसाइज ऑफ पावर. एट द स्टेज ऑफ एक्सरसाइज. और ये एट द स्टेज ऑफ एक्सरसाइज में भी आपका कितना तरीका होता है? दो तरीका. दो तरीका. कौन कौन सा? अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन. हाँ, अब्यूज और
सेकंड नॉन नॉन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन of mind. ठीक है, और अभी उसमें वो 6-7 ग्राउंड्स आपके हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेंसबरी प्रिंसिपल किस केस में आया था? ये तो काफी बार आप लोग पहले एमसीक्यू वगैरह अगर आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो देखे ही होंगे। देखिए आप लोग, हम बोल रहे हैं मॉक टेस्ट देते रहिएगा, ठीक है, ये मत सोचिएगा कि मेरा ट्रस्ट नहीं पढ़ा हुआ है, मेरा इक्विटी नहीं पढ़ा हुआ है, तो फिर वो कभी नहीं पढ़ा रहेगा। आप कभी ना कभी कॉलेज में पढ़े ही होंगे, कुछ ना कुछ सुने ही होंगे, तो आप एटलीस्ट देते रहिए ताकि प्रैक्टिस होती जाए। आप हर वीक एक एक मॉक देते जाएंगे, मॉक्स तो हर वीक आपको मिलते रहेगा, बट आप लास्ट के लिए बचा के रखेंगे ना तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। मॉक्स आप देते रहिए, आपका तैयारी है चाहे नहीं है। मॉक टेस्ट आपको कॉमन सेंस से, जो क्वेश्चन नहीं है उसको कॉमन सेंस से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो एमसीक्यू लगाते रहिए, मॉक्स देते रहिए, वो लास्ट के लिए रखिएगा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा आपको। ओके, वेंसबरी प्रिंसिपल के बारे में किसी को आइडिया है? एनीवन? वेंसबरी प्रिंसिपल किस कॉन्टेक्स्ट में आया है? किस चीज को चेक करता है वेंसबरी प्रिंसिपल? नो वन? इरेशनैलिटी इरेशनैलिटी, चलो ठीक है। ये बेसिकली किसी भी कोई भी डिसीजन अगर बहुत ही ज्यादा अनरीजनेबल है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी डिसीजन अगर बहुत ही ज्यादा अनरीजनेबल है, तो उसको चेक करने के लिए ये प्रिंसिपल इवॉल्व हुआ था आपको इंग्लैंड में, वेंसबरी प्रिंसिपल। ठीक है, ये देखता है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का डिसीजन, अब देखो अनरीजनेबल का मतलब ऐसा नहीं कि मतलब जो रीजनेबल नहीं है। वेंसबरी प्रिंसिपल वहां अप्लाई किया जाता है जहां पे कोई भी डिसीजन इतना अनरीजनेबल है कि कोई भी लॉजिकल पर्सन वैसे डिसीजन पे नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो वेंसबरी प्रिंसिपल बेसिकली ले डाउन करता है स्टैंडर्ड ऑफ अनरीजनेबलनेस, कि क्या स्टैंडर्ड होगा अनरीजनेबलनेस का। ऐसा नहीं कि हर अनरीजनेबल एक्ट के लिए आप वेंसबरी प्रिंसिपल अप्लाई कर देंगे, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, हर अनरीजनेबल एक्ट के लिए आप वेंसबरी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करते हैं। वेंसबरी प्रिंसिपल आपको एक स्टैंडर्ड बताता है अनरीजनेबलनेस का, कि कब उसका जुडिशियल रिव्यू किसी पब्लिक अथॉरिटी के डिसीजन का किया जा सकता है। ठीक है, वेंसबरी प्रिंसिपल को वेंसबरी अनरीजनेबलनेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको किस केस में लेट डाउन किया गया था और किसने लेट डाउन किया था, ये दोनों आपको प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को पता है किसने लेट डाउन किया था? हु लेट डाउन वेंसबरी प्रिंसिपल? It was laid down in the case of Associated Provincial Picture House Limited versus Wensbury Corporation। और इसको ले डाउन किसने किया था? लॉर्ड ग्रीन। ये ध्यान में रखिएगा, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंग्लिश यूके का केस है ये, एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउसेस लिमिटेड वर्सेज वेंसबरी कॉर्पोरेशन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो इंग्लिश कोर्ट ने था उसने क्या है, आपको एक स्टैंडर्ड दे दिया अनरीजनेबलनेस का। इसने क्या बताया कि अ डिसीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इज अनरीजनेबल इफ इट इज सो अनरीजनेबल दैट नो रीजनेबल पर्सन एक्टिंग रीजनेबली कुड हैव मेड इट। मतलब हर अनरीजनेबल एक्ट वेंसबरी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अनरीजनेबल नहीं कहलाएगा। अनरीजनेबल एक्ट वेंसबरी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अनरीजनेबल तब कहलाएगा जब वो इतना अनरीजनेबल है कि कोई भी रीजनेबल पर्सन वैसा डिसीजन नहीं लेता। जैसे देखो इस केस का फैक्ट ऐसा था ना, एसोसिएटेड, जो आप समझ जाइएगा तो अनरीजनेबल ये प्रिंसिपल समझ जाइएगा। एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउस लिमिटेड में क्या था कि जैसे एक सिनेमा हॉल था, थिएटर था, ठीक है, तो वो थिएटर जो था सबके लिए ओपन रहता था मंडे टू सैटरडे। ठीक है, मंडे टू सैटरडे ओपन रहता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि संडे को ओपन करने का पावर जो है आपको कॉरपोरेशन के पास था। वेंसबरी कॉरपोरेशन वहां का जो था, लोकल कॉरपोरेशन जो था, उसके पास ये पावर था कि वो संडे को भी ओपन करने का पावर दे सकता है। तो इसने क्या किया कि संडे को भी ओपन करने का, कुछ संडेज को ओपन करने का उस थिएटर को पावर दिया, और बोला कि संडेज को जो बच्चे, शायद 12 साल या 15 साल था, कि जो बच्चे 12 साल या 15 साल से कम के हैं वो लोग संडे को अलाउड नहीं होंगे। ठीक है, तो अब इसको चैलेंज किया गया कि आप मंडे टू सैटरडे आप थिएटर चालू रखते हैं, उसमें बच्चे आए बूढ़े आए सब चलता है, संडे को आप चालू कर रहे हैं
और वहां पे आप बच्चों, अगर अगर मान लिया आप ऐसा करते कि अगर वहां पे कोई एडल्ट पिक्चर का एग्जीबिशन होना है, ठीक है, कोई एडल्ट मूवीज अगर एग्जिबिट होने वाली है, तो वो वहां पर अगर आप बच्चों पे रिस्ट्रिक्शन लगाते तो वो रहता कि हाँ वो एक रीजनेबल एक्ट है। बट नहीं, नॉर्मल मूवी जो मंडे टू सैटरडे आपको चलती है वही आपको संडे को भी चल रही है, बट संडे को बच्चे अलाउड नहीं है, संडे को आपको इस एज से कम के लोग अलाउड नहीं है। तो क्या ये कहीं से भी रीजनेबल एक्ट दिख रहा है? संडे तो सभी के लिए छुट्टी होती है ना, तो कहीं से भी ये रीजनेबल दिख रहा है? ये पूरा का पूरा अनरीजनेबल एक्ट है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा ग्राउंड रहता कि नहीं वो संडेज को जो है वॉलेंट मूवीज जो है वो चलाएंगे, हम एडल्ट मूवीज चलाएंगे, तो वैसे में बच्चे नहीं अलाउड है, तो दैट वुड हैव बीन अ रीजनेबल एक्ट। बट ऐसा कुछ नहीं था, संडे को भी नॉर्मल मूवी जैसे बाकी दिनों की तरह चल रही है, बट संडेज को चिल्ड्रन अलाउड नहीं है। तो व्हाट, इट इज सो अनरीजनेबल कि कोई भी रीजनेबल पर्सन जो है वैसा डिसीजन नहीं लेता। तो इसी केस में ये विंसबरी प्रिंसिपल को जो है इवॉल्व किया गया, ठीक है। अब ये वेंसबरी प्रिंसिपल जो है इंडिया में भी कुछ कुछ केसेस में अप्लाई किया गया, बट इंडिया में ज्यादातर हम लोग फॉलो अप करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को। कोई बता सकता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है? एनीवन, एनी आइडिया अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी? बताओ, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है? सर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है सर, अगर कोई लॉ, सर आर्टिकल 4 उसमें जो देखे थे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे सर। हाँ ठीक है, इसका बस मतलब बताओ ना। सर अगर कोई लॉ हमारे, अगर कोई हमने कोई लॉ बनाया, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर वो नहीं होता है, तो जितना पार्ट अगर वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं होता है, तो उस पार्ट को हम लोग जो है अल्ट्रा वायरस के हिसाब से उसको हटा देते हैं। सर नहीं फ्यूचर पॉसिबिलिटी सर। नहीं नहीं सर, नहीं सर डॉक्टर, वो हाँ बोलिए। पनिशमेंट प्रोपोर्शनल होना चाहिए ऑफेंस के। यस, वेरी गुड। प्रोपोर्शनैलिटी जो होता है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को पावर दिया गया है कोई डिसीजन लेने का, कोई ऑर्डर लेने का, तो उसका जो डिसीजन या उसका जो ऑर्डर है, वो जो भी उस डिसीजन या ऑर्डर का जो इफेक्ट है, मतलब मान लिया अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं उसका कोई इफेक्ट होगा, तो डिसीजन और इफेक्ट में एक प्रोपोर्शनैलिटी मेंटेन्ड होना चाहिए, डिसप्रोपोर्शनेट नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान के चलो कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है कि अगर दो बच्चों के बीच में कुछ हॉस्टल में लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उन बच्चों को पनिश करने का पावर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को। अगर मान के चलो ऐसा पावर दिया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो भी आपका कॉलेज का है, उसके पास पावर है कि अगर जो बच्चे, दो लोग लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होते हैं, उनको पनिश करने का पावर है। अब वो पनिशमेंट में क्या देते हैं? दो बच्चों के बीच में लड़ाई हुआ, उनको पनिशमेंट में क्या देते हैं कि इन लोगों को कॉलेज से निकाल दिया जाता है, और साथ ही साथ इन लोगों को किसी भी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। क्या ये एक प्रोपोर्शन, मतलब क्या ये डिसीजन जो है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के ग्राउंड पे सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रोपोर्शनल नहीं है। आप हो सकता है 10 दिन के लिए उसको पनिश कर देते, आप हो सकता है 20 दिन के लिए पनिश कर देते, आप 30 डेज के लिए पनिश कर देते, ठीक है, बट आप उसको कॉलेज से ही निकाल रहे हैं, और साथ ही साथ किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में वो एडमिशन नहीं ले सकता, इस तरीके का आप ऑर्डर इशू कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये डिसप्रोपोर्शनेट आपका जो है डिसीजन है। तो हम लोग इंडिया में ज्यादातर जो है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को फॉलो करते हैं। तो इस डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी किस केस में अडॉप्ट किया गया, इसको हम लोग देखते हैं। अब देखो, इस डॉक्ट्रिन को समझने के लिए ये लाइन बहुत यूज किया जाता है, आप कहीं पे भी किसी बुक में देखेंगे कि कैनन शुड नॉट बी यूज टू शूट अ स्पैरो। चिड़िया को मारने के लिए आप तोप का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, कि आप जो है नॉर्मली भी आप किसी और तरीके से भी उसको आप मार सकते हैं, ठीक है, कि कैनन शुड नॉट बी यूज टू शूट अ स्पैरो। आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो आपका वो डिसीजन प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, आपके डिसीजन का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो काफी प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, डिसप्रोपोर्शनेट नहीं होना चाहिए। कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी while exercising discretionary power should maintain proper balance between any adverse effects which a decision may have on the right, liberty or interest of person and the purpose for which it is used। कि किसी भी पर्सन का राइट, लिबर्टी, ठीक है, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा एडवर्सली अफेक्ट ना हो जाए आपके डिसीजन से, उसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप बच्चे को जो है पूरे लाइफ टाइम के लिए आप सस्पेंड कर दिए, कॉलेज में कहीं एडमिशन ही नहीं होगा,
तो उसका राइट टू एजुकेशन, जो भी राइट टू मतलब लिव राइट टू डिग्निटी, सब कुछ उसका चला गया। ठीक है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगर आपको डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया, अगर पनिशमेंट इंपोज करने का पावर दिया गया है, तो आप उतना ही पनिशमेंट इंपोज करेंगे जितना कि रीजनेबल है। अब इससे रिलेटेड 5-6 केस लॉ है, उसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे केस लॉस। ठीक है, इसमें आपका डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बेसिकली इंडिया में लेट डाउन किसमें किया गया था, अडॉप्ट किया गया था ओम कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। ठीक है, ओम कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को अप्लाई किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बताया था कि प्रोपोर्शनैलिटी रिफर टू द फैक्ट दैट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन शुड नॉट बी मोर सीवियर देन नेसेसरी टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। कि जो आपको करना है उसके लिए जितना उचित है उतना ही कीजिए, जरूरत से ज्यादा मत कीजिए। जरूरत से ज्यादा करेंगे तो फिर प्रोपोर्शनैलिटी के ग्राउंड पे आपको चैलेंज किया जा सकेगा। ठीक है, दूसरा केस आपको यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज आर.के. शर्मा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब ऐसा नहीं है कि मान लिया डिसीजन आपको मान लो था कि 10 दिन तक आपको पनिश करना है, 10 दिन के लिए सस्पेंड करना है स्टूडेंट्स को। ठीक है, या फिर कोई मिलिट्री का जवान है, वो कोई इनडिसिप्लिन एक्ट करता है तो उसको 1 महीने के लिए आपको सस्पेंड करना है, ये पावर आपको दिया गया है। अब मान लिया आप 1 महीने से ज्यादा 1 महीने 10 दिन के लिए कर दिए, तो इसको आप डिसप्रोपोर्शनेट नहीं कहेंगे। डिसप्रोपोर्शनेट वो होगा जहां पे ऑन द फेस ऑफ दैट डिसीजन इट इज इरैशनल। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है। इस केस में ये बताया गया कि क्योंकि इसमें बताया गया कि अब नहीं तो हर ग्राउंड पे चैलेंज कर देंगे कि नहीं ये डिसप्रोपोर्शनेट है, डिसप्रोपोर्शनेट। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ओनली इन एक्सट्रीम केसेस जहां पे वो डिसीजन पूरी तरीके से इरैशनल है, बहुत ही ज्यादा डिसप्रोपोर्शनेट है, वहीं पर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को आप यूज करके किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर या गवर्नमेंट के ऑर्डर को आप चैलेंज कर सकते हैं। फिर आपका ये भी केस काफी इंपॉर्टेंट है, कैनरा बैंक वर्सेज वीके अवस्थी। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन merely on the ground of being disproportionate unless it is prima facie case of irrationality और perversity। तो देखो ये दोनों केसेस क्या था, पहला केस ओम कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस बोलता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंडिया में अप्लाई करेगा कि आपको उतना वैसा ही डिसीजन लेना है जितना नेसेसरी है रिजल्ट के लिए, उससे ज्यादा नहीं। ये दोनों केस क्या करता है, एक तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का भी मिसयूज करके एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को हमेशा कटघरे में ना खड़ा कर दिया जाए, इसलिए ये दोनों केसेस में कुछ सेफगार्ड दिए गए हैं। सेफगार्ड टू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अगेंस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब ये क्या सेफगार्ड दिया गया है कि आप केवल वैसे केसेस में ही डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज करेंगे जहां पे कोई भी डिसीजन बहुत ही ज्यादा डिसप्रोपोर्शनेट है, परवर्स है और प्राइमा फेसाई इरैशनल है। थोड़ा बहुत डिसप्रोपोर्शनेट होने के ग्राउंड पे आप हमेशा नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट आप चैलेंज लेके आ जाएंगे। अब कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट केसेस देते हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के ग्राउंड पे किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के डिसीजन को जो है नल एंड वॉइड किया था, वो सब देख लीजिए। बहुत ही इजी केसेस है, 3 और केसेस आपको यहाँ पे देखना है। अब जैसे इसमें पहला केस जो है रंजीत ठाकुर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में क्या हुआ कि इसमें एक आर्मी ऑफिसर था, रंजीत ठाकुर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में एक आर्मी ऑफिसर था। ओके, और इसने क्या है अपने सुपीरियर का जो लॉफुल ऑर्डर था उसको डिसओबे कर दिया। अब उसने डिसओबे कर दिया तो इसको पनिशमेंट क्या दिया गया, 1 ईयर रिगरस इंप्रिजनमेंट, साथ ही साथ इसको डिसमिसल कर दिया गया इसको सर्विस से, और उसके साथ साथ इसको अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो अब आप लोग बताइए ये डिसप्रोपोर्शनेट है या नहीं है दिस डिसीजन। उसने सुपीरियर आर्मी ऑफिसर के ऑर्डर को डिसओबे किया और उसको सजा में 1 साल का रिगरस इंप्रिजनमेंट मिला, सर्विस से भी डिसमिस कर दिया गया और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट से भी उसके लिए भी उसको अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया। यस सर, डिस्प्रोपोर्शनेट है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के ग्राउंड पे इस डिसीजन को जो है नल एंड वॉइड के डिक्लेयर कर दिया गया था इन द केस ऑफ रंजीत ठाकुर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया।
सिमिलरली आपका जो नेक्स्ट केस है, हिंद कंस्ट्रक्शन कंपनी वर्सेज वर्कमैन, इसमें क्या हुआ था, कुछ वर्कर्स जो थे, कुछ वर्कर्स थे वो एब्सेंट थे, एक पर्टिकुलर डेट को वो एब्सेंट थे, ये सोच के कि वो पर्टिकुलर डेट हॉलीडे है। उनको लग रहा था, कुछ वर्कर्स, 3-4 वर्कर ऐसे थे जिनको लगा कि एक पर्टिकुलर डे जो है वो हॉलीडे है, इसलिए वो नहीं आए, तो उनको जो है टर्मिनेट कर दिया गया एम्प्लॉयमेंट से डायरेक्ट। तो इसको भी इस पर्टिकुलर केस में बोला गया इट इज कंप्लीटली अ डिस्प्रोपोर्शनेट डिसीजन। अगर आप नोटिस देते उन वर्कर्स को और तब नहीं आते, तब आप टर्मिनेट कर सकते थे, या फिर आप मियरली उनको सस्पेंड कर सकते थे, बट आप, उनको लग रहा था कि कोई पर्टिकुलर डे हॉलीडे है एंड दे डिडंट केम एंड यू टर्मिनेटेड देयर एम्प्लॉयमेंट, दिस इज कंप्लीटली अ डिस्प्रोपोर्शनेट एक्शन। ठीक है, और लास्ट केस एक और देख लेते हैं, सरदार सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, इसमें भी एक आर्मी ऑफिसर था, ठीक है, तो उसने क्या किया कि उस कुछ पर्टिकुलर लिकर जो था, उन लोग को अलाउ होता है ना कैंटीन से उठाने का, तो कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ लिकर जो है वो प्रेस्क्राइब्ड था। ठीक है, उसने उस क्वांटिटी जो प्रेस्क्राइब था उसके एक्सेस में, जो क्वांटिटी ऑफ लिकर प्रेस्क्राइब था उसके एक्सेस में इसने अपने अथॉरिटी, अपने पावर के अकॉर्डिंग लिकर को जो है परचेज कर लिया। अब इसको इस ग्राउंड पे डिसमिस कर दिया गया सर्विस से। तो ये क्या है, ये भी एग्जाम्पल है डिसप्रोपोर्शनेट एक्शन का। तो ये सब केसेस से हम लोग ये समझ रहे हैं कि किस तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बेसिकली आपका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्लास, आज के क्लास में हम लोगों ने डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी देखा, विल्सबरी प्रिंसिपल देखा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन देखा। हम लोग को एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का डॉक्ट्रिन देखना है, एक प्रोमिसरी स्टॉपल, ये सब भी तुरंत हो जाएगा, और फिर एक ये लाइबिलिटी ऑफ स्टेट देखना है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक और हम लोग एक क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि जो जो इंपॉर्टेंट केसेस है जो हमारा मिस हो गया है उसको भी हम जो है एक क्लास में आप लोग को सारा हम प्रोवाइड, या फिर हम नोट्स ही उसका प्रोवाइड कर देंगे जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं, या फिर क्लास में डिस्कस कर देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो आज के क्लास से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इसको, आज जो जो हम लोग पढ़े हैं। ओके, विंसबरी प्रिंसिपल किस केस में आया था, जल्दी से बताइए। विंसबरी प्रिंसिपल Associated एसोसिएटेड प्रिंसिपल पिक्चर हाउसेस। हाँ, एसोसिएटेड पिक्चर हाउस कॉर्पोरेशन वाले केस में आपको ये आया था। और ये आपको प्रोपोर्शनैलिटी किस केस में इंडिया में अडॉप्ट किया गया, Om In which Kumar case? versus ओम Union कुमार Union of India. versus Union of India. ओके, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड आप कैसे चेक कर पाएंगे, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड को आप कैसे चेक करते हैं? Under dictation and अगर acting under mechanically and dictation of- without dictation. Yes. यस, अगर कोई डिक्टेशन के अंदर पर्टिकुलरली अगर एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो एक तरीके से हुआ कि नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड के ग्राउंड पे आप चैलेंज कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, फिर आपका बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का जो चैलेंज किया जाता है, वो कौन से 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे चैलेंज किया जाता है? 14 and 19। आर्टिकल 14 में और आर्टिकल 19 के अंदर। जुडिशियल रिव्यू कितने स्टेज पे होता है एडमिनिस्ट्रेटिव दो डिस्क्रिशन stage का? दो स्टेज पे। एट 2 स्टेजेस। ठीक है, फिर आपका लॉर्ड डेनिंग के स्टेटमेंट में क्या बताया गया था? लॉर्ड डेनिंग ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन को क्या बताया था? Use of power will lead to totalitarian state. यस, कि इफ इट इज प्रॉपरली एक्सरसाइज इट विल लीड टू वेलफेयर स्टेट, और अगर वो अब्यूज कर रहे हैं तो इट विल लीड टू टोटलिटेरियन स्टेट। ठीक है, फिर आपका किसने ये बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन इज साइंस बिटवीन टू डिसर्न बिटवीन? एडवर्ड कोक। यस, लॉर्ड एडवर्ड कोक। और एक आपका जो और स्टेटमेंट था वो आपको बेसिकली HWR वेड का था। एब्डिकेशन टेस्ट किसने दिया था, हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। एब्डिकेशन टेस्ट हम लोग पढ़े थे ना डेलीगेशन वाले चैप्टर में। जस्ट एब्डिकेशन टेस्ट हम लोग पहले पढ़े थे ना, जस्टिस हेगड़े ने दिया था ना एब्डिकेशन टेस्ट।
मैथ्यू ने दिया। जस्टिस यस जस्टिस मैथ्यू सॉरी हम भी जस्टिस मैथ्यू ने दिया था आपको एब्डिकेशन टेस्ट। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस किस तरीके के फंक्शन पे अप्लाई नहीं करता है, जल्दी से बताइए। आपको बहुत तरह का फंक्शन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, कॉस्टी जुडिशियल, किस पे अप्लाई नहीं करता है? लेजिस्लेटिव। यस, लेजिस्लेटिव फंक्शंस पे आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आपका बेसिकली अप्लाई नहीं करता है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर सबसे पहली बार किस केस में डिस्कस हुआ था इंडियन कॉन्टेक्स्ट में? राम जवाया कपूर। नो, देखो डिस्कस पहली बार किस में हुआ था? डीसी हुआ डिस्कस। मैंने बोला कि सबसे पहली बार डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन को डिस्कस किया गया था री दिल्ली लॉज में। री दिल्ली लॉज में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली कह दिया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का इंडिया में कोई जगह नहीं है, ठीक है। बट बाद में राम जवाया कपूर में बोला गया नहीं, इंडिया में अप्लाई करता है, स्ट्रिक्टली नहीं अप्लाई करता है, बट इंडिया में भी डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन एग्जिस्ट करता है। री दिल्ली लॉ में बोला था कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन इंडिया में तो अप्लाई ही नहीं करता है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करते रहिए इस चीज का, नहीं तो बहुत ज्यादा बाद में जाके दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये किस केस में लेट डाउन किया था? केशवानंद भारती में। किस जस्टिस ने इसको बेसिक स्ट्रक्चर बताया था? सिकरी, जस्टिस सिकरी। जस्टिस बेग, जस्टिस सिकरी ने भी बहुत सारा ये दिया था, बट सेपरेशन ऑफ पावर को जस्टिस बेग ने बताया था कि इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब चीज आपको कैसे पता चलेगा? ये सब आपको पता चल, देखो एक चीज होता है ना कि कॉन्सेप्ट आप पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं ना, तो उसके बाद आप एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे ना तो बहुत इजीली याद हो जाता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको एमसीक्यू जब आप सॉल्व करेंगे ना तभी ये सब पता चलेगा, ऐसे नहीं वो सब बताया जाएगा, पता चलेगा। अब हर चीज क्लास में बता भी देना वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए आप लोग थोड़ा बहुत खुद से भी ये सब चीज देखते रहिए, है ना, नहीं तो फिर बाद में आप लोग को एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। कंडीशनल लेजिस्लेशन से भी रिलेटेड कुछ कुछ आपको केस लॉ हमको याद है, हमको प्रोवाइड करना है, ठीक है। प्रोसीजरल कंट्रोल डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे क्या क्या होता है बताइए तो? प्रोसीजरल कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। कंसल्टेशन एंड पब्लिकेशन कंसल्टेशन। यस, कंसल्टेशन एंड पब्लिकेशन। और ये सिंपल लेइंग, अफर्मेटिव लेइंग और नेगेटिव लेइंग, ये सब क्या है? लेइंग प्रोसीजर है सर, लेजिस्लेटिव कंट्रोल। हाँ, लेजिस्लेटिव कंट्रोल का लेइंग प्रोसीजर है। इसमें आपको सिंपल लेइंग, अफर्मेटिव लेइंग, नेगेटिव लेइंग में क्या डिफरेंस है? सिंपल लेइंग कोई बताओ, सिंपल लेइंग आप किसको कहेंगे? सर जैसे डेलीगेशन का काम खत्म हो जाता है वैसे ही ये इन्फोर्स हो जाता है, इफेक्ट में आ जाता है। ओके, और अप्रूवल या डिसअप्रूवल से कुछ लेना देना है कि नहीं इसको? नो सर नहीं होता। ओके, और अफर्मेटिव लेइंग में क्या होता है? इसमें जब अप्रूव होगा तभी वो इफेक्ट में आएगा वो चीज। ओके, अप्रूव होना पड़ता है इसमें। इसमें जब तक अप्रूव नहीं होगा तब तक वो इफेक्ट में आएगा ही नहीं। और निगेटिव में आता है वो अप्रूव हो जाता है, सॉरी वो इफेक्ट में आ जाता है, बट अगर उसको पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया तो फिर वो डिसअप्रूव्ड हो जाता है, ठीक है। 3 तरीके का टोटल आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लेइंग जो है आपको इसके अंदर रिकॉग्नाइज किया हुआ है। इसके अंदर एब्डिकेशन टेस्ट यस जस्टिस मैथ्यू का था, ठीक है आपको। अच्छा, री दिल्ली लॉज एक्ट केस में माइनॉरिटी ओपिनियन किसने दिया था? 6:1 से डिसाइड हुआ था ना कि 5:2 से? 5:2। ये सब भी ध्यान में रखना, मतलब कि माइनॉरिटी ओपिनियन लैंडमार्क केसेस में का कौन कौन माइनॉरिटी ओपिनियंस में ये सब था। जस्टिस फैजल अली यहाँ पे जो थे वो माइनॉरिटी ओपिनियन लिखे थे, माइनॉरिटी जजमेंट जो लिखे थे। हेनरी 8 क्लॉज किसको कहते हैं? हेनरी 8 क्लॉज, हाँ फिर से बोलो। रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्लॉज। यस, इसको रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्लॉज कहते हैं। इसको बहुत ही वाइड डिस्क्रिशनरी पावर जो दिया गया है उसको आप बोलते हैं हेनरी 8 क्लॉज। चलो ठीक है, कल आप लोग का स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग सामने जो क्विज है वो देते रहिए सिंसियरली, और मॉक टेस्ट जितना जल्दी दे सकते हैं उतना जल्दी दीजिए,
उस बाद में के लिए रखे रहेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। हम लोग देखे हैं बहुत सारे लोग को कि वो लोग लास्ट में सोचते हैं कि हम देंगे और लास्ट में कोई देता नहीं है, लास्ट में दूसरे काम में बिजी हो जाते हैं। तो इसीलिए मॉक टेस्ट वगैरह देते रहिए और अपना एमसीक्यू डेली बेसिस पे जितना मैक्सिमम एमसीक्यू, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट अगर पढ़ेंगे तो उसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको याद नहीं होगा चीज, है ना। और बहुत चीज आपको एमसीक्यू सॉल्व करते करते याद हो जाता है। तो आप एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए ऐसा नहीं कि जो बुक्स है उससे तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, उसके अलावा आपके पास गूगल है, आप गूगल में भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एमसीक्यूज, कंपनी लॉ एमसीक्यूज, तो जो भी आपको पेजेस खुल रहा है उस पर भी जाके हम कभी 50-60 एमसीक्यू देख लिए, 1 घंटा हम बैठे हुए हैं, तो उससे भी बहुत हेल्प मिलता है। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस बहुत हैंडी रहता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर बुक ही लेकर आए वहीं से हम एमसीक्यू देखेंगे, वो देखिए आप, ठीक है, बुक्स में जो एमसीक्यू है वो देखिए, आप गैस गूगल पे मिल जाएगा, आपको बहुत सारे एमसीक्यू मिल जाएगा, है ना। हर सब्जेक्ट का एमसीक्यू आपको मिल जाएगा, 50-60-100 एमसीक्यू, 200-500, तो आप वो सब देखते रहिए, वो सब देखिएगा जितना, उतना आपको आपका प्रीलिम्स का स्कोर उतना ज्यादा इंप्रूव होगा। ओके, ठीक है। और ऑफलाइन क्लास वाले लोग भी अभी जो कर रहे होंगे क्लास, तो आज भी हम ऑफलाइन नहीं लेंगे, ठीक है, आज भी हम रेस्ट कर रहे हैं बिकॉज आई एम नॉट दैट वेल। तो आज भी आपका ऑफलाइन क्लास नहीं होगा, ऑफलाइन क्लास कल से या परसों से हम रिज्यूम करेंगे। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन।